या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पांडुलिपियों की कुछ पुस्तिकाओं को देखा और उनमें जो कर्ता है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है और रचना संबद्ध अथवा प्रतिलेखन संबद्ध किस किस प्रकार से हस्तप्रतों में लिखा हुआ हो सकता है। और हमने ये भी देखा कि यदि शब्दात्मक शैली में किसी प्रत का समय लिखा हुआ है तो हम उसे कैसे डिकोड करें। एक प्रकार से वो जो है कुछ संख्याएं जो है शब्दों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि चंद्र कह दिया तो अर्थात चंद्र मतलब एक, या फिर नयन, नयन मतलब दो, या फिर अश्व अर्थात सात घोड़े, या फिर जो है रस। और इस प्रकार से जो है ख, अकेला ख जो है शून्य के लिए प्रयोग हुआ है, या गगन शब्द ऐसा शब्द आ जाए तो उन शब्दों को किस प्रकार से संख्याओं में परिवर्तन करें। और फिर अंका नाम वाम तो गति जो वैदिक गणित का सूत्र है, उस सूत्र के सहयोग से किस प्रकार हम उसको विक्रम संवत में जो है उस प्रत का कैसे विक्रम संवत निकालें, वो चीजों को भी हमने कल चर्चा किया। और हमने अलग अलग तरह की कई सारी हस्तप्रतों को भी देखा और उनके लिपियों के आधार पर भी और उनमें प्राप्त संयुक्त अक्षरों के आधार पर अथवा कुछ चिन्हों के आधार पर भी कैसे उन प्रतों का समय निर्धारित किया जाए, इस विषय में भी हमने कल चर्चा की। तो आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे के पाठ पे जाएंगे। और यहाँ जो है जो उद्देश्य है, उद्देश्य के विषय में बताएंगे कि वो जो उद्देश्य लिखा जाता है हस्तकृतों में वो किस लिए लिखा जाता है और किस उद्देश्य से वह उद्देश्य लिखा जाता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। उसके अलावा आप लोग भी यदि कोई और विषय, कोई प्रश्न है, कुछ पर्टिकुलर किसी विषय पर कुछ जो है कोई प्रश्न पूछना चाहें या कुछ चर्चा करना चाहें तो वो भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो हंसी, आज क्या हम यही से शुरू करेंगे, उद्देश्य से? सर, जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे गलतियों का, उसमें कुछ चिन्ह थोड़े से बाकी रह गए थे पेज नंबर 36 से। पेज नंबर 37, 36। 36। अच्छा, ठीक है। जी सर। हाँ, तो हमने जो है एक तो अवग्रह देख लिया था कि अवग्रह जो है वो उल्टा 3 नंबर जैसा होता है हस्तप्रतों में। मैं आपको बता देता हूं यहाँ इस बोर्ड पर लिख करके भी कि इस तरह का ये अवग्रह चिन्ह है ऐसा। बाद में ये प्राचीन नागरिक का अवग्रह है, जैन नागरिक में ये इसी प्रकार से मिलता है। बाद में देवनागरी ये ऐसा एस, अभी आजकल ऐसा जैसे आपको लिखना है ओपी तो अवग्रह ओपी, ऐसा ओपी लिखना है। तो ये ओल्ड नागरी में, प्राचीनतम नागरी में इस प्रकार से है।
क, और इसमें यदि अग्र मात्रा लगी है तो इस प्रकार से ये हो गया के, अब की मात्रा पीछे लगाए तो ये हो गया आपका को, और अग्र चिन्ह होगा इसका 3 नंबर जैसे पी एस, इसको हम को पे पढ़ेंगे। तो ये चिन्ह यदि ऐसे दो अक्षरों के बीच में या शब्दों के बीच में मिलता है तब तो ये अवग्रह है। और ये दो तीन तरह से प्रयोग होता है प्रथम में, और यदि ये इस प्रकार से ये जो ऐसा होता है, इस तरह के साथ यदि ये अवग्रह प्रयोग होता है ऐसे, तब ये अक्षर डबल डबल। ओके, जैसे आपको लिखना है डबल पल्लव, जैसे पल्लव लिखना है तो इस प्रकार से होगा, शुरू से यहाँ तक ही लेकिन जहाँ तक अक्षर है, और डबल लॉ इस प्रकार से ये दूसरा जैसे ये, और ऐसे ये और इस प्रकार से वल्लभ, यहाँ त्रो के साथ ये प्रयुक्त हो रहा है तो डबल ला हो रहा है। इसको जो यदि कोई गुजरात से जुड़े हैं तो वो इसको इस अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। देखिए गुजराती ऐसा है ना, गुजराती का लॉ अहमदाबाद से जुड़े हैं ना कोई हमारे साथ? जी सर, जयप्रदा जी। जी, गुजराती में लॉ ऐसे लिखते हैं ना, जी सर। डबल कर दीजिए, डबल लॉ करना है, क्या करेंगे, इस हिस्से को भी डबल कर दीजिए और इसको भी डबल कर दीजिए, तो डबल लॉ, लौकिक, अर्थात इस तरह के साथ जब ये अवग्रह ये चिन्ह प्रयोग हो रहा है तो डबल लॉ पढ़ा जा रहा है, अकेला ये चिन्ह प्रयोग हो रहा है तो अवग्रह पढ़ा जा रहा है। और यदि भाव के साथ एक विभव है, इस भाव के साथ यदि ये ऐसे प्रयुक्त होता है, उनका लिखा हुआ मिलता है, तो ये बन जाता है क्षण। क्षण, जैसे आपको कृष्ण लिखना है, कृष्ण कैसे होगा, क आधा हो जाएगा और एका क्रू, और ये आकृति बनेगी, ये ये हो गया कृष्ण। तो यहाँ पे वाक्य उपयोग हो रहे थे क्षण पढ़ा। ओके, तो इस प्रकार से ये एक संयुक्त अक्षर, ये एक अक्षर अक्षर है जो दो तीन तरह अक्षरों के रूप में अक्षरों के साथ मिलकर के अलग रूप से प्रयोग होता है। अवग्रह चिन्ह हो गया, और जो हलंत्य होता है ना, हलंत्य भी देख लीजिए, जो भी अक्षर पूर्ण नागरिक की इसके में जो हलंत्य अक्षर होगा तो आपको हलंत्य करना है, तो हलंत्य ऐसा होगा, ऐसा, ये इसके साथ ये जो तो की पीछे ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा बीच में स्पेस होगा। आजकल जो हलंत्य लिखते हैं, हलंत्य तो लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, इस प्रकार से उसके साथ जुड़ करके, यहाँ जुड़ करके, लेकिन यहाँ स्पेस होगा। तो ये जो है कई बार दीर्घ की मात्रा का भ्रम कर देता है, लेकिन दीर्घ होगा तो ऐसा होगा तो, और ये बड़े उनकी मात्रा ऐसे, यानी कि इसके साथ जुड़ी हुई है, पीछे तो की जो स्टैंडिंग लाइन ऐसे जुड़ी हुई होगी, तो यहां से पता चल जाएगा। ये हो गया तू, ठीक है।
और मात्राओं को डिलीट करने के लिए तो हमने कल बता दिया था, जैसे कि ये अक्षर क है, क को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, इस ऊपर में दो स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये अक्षर डिलीट हो गया। या फिर जैसे की लिखा हुआ है की, ऐसे क में अस्वीकार की मात्रा लगी हुई है, क तो रखना है लेकिन डिलीट करना है, तो सिर्फ ई की मात्रा के ऊपर ही डिलीट, ये दो लंबी लाइन खींचेंगे तो ई की मात्रा हटे, क आपके पास बचेगा। क्या फिर कोई पाठ सुधारना है तो जैसे कि उसे लिखना, कमल लिखना, लिख गया कलम, ठीक है। इस कलम को अब कमल करते हैं, इसको इसके ऊपर एक नंबर और यहाँ दो नंबर प्रथम ऐसे लिखा होगा, तब आप लिख के अंदर करते ऐसे, तो आप फिर एक नंबर तो फिर इस प्रकार से ये कमाल हो जाए। तो इस प्रकार से अक्षरों को जो है उनके ऊपर नंबर डाल करके भी अक्षरों को आगे पीछे क्रम जो है परिवर्तित किया हुआ अस्तित्व में मिलता है। उसी प्रकार से यदि किसी एक पूरा जो है कमल घर चलता है, जाता जाता है, इस पूरी लाइन को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, इसके आगे एक ऐसा तीर का निशान लगा देंगे और ये इधर एस, अर्थात इस तीर के निशान के अंदर का जितना पार्ट है वो सब डिलीट। गेरू लगाया हुआ हिस्सा होता है वो जो है शब्दों को या पंक्तियों को हाईलाइट करने के लिए प्रयुक्त हमें हुआ मिलता है, एक प्रकार से वो हाइलाइटर है। और संयुक्त अक्षर बहुत सारे हमको ऊपर से नीचे लिखे हुए भी अस्पृतों में मिलते हैं। उसके आगे जो 27 नंबर का जो ये टॉपिक है, इसमें लिखा गया है कि कतिपय हस्तलिखित प्रतियों में संशोधकों के द्वारा किए गए चिन्ह भी मिलते हैं। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो संशोधक हैं वो जो है उन प्रतियों को जो है सुधारते समय उन पे कुछ चिन्ह बना देते हैं या फिर उनको शब्दों को जो है तोड़ देते हैं, क्योंकि हस्तप्रतों में सारे शब्द एक लाइन में जो है लिखे हुए मिलते हैं। पेज 36.27, यस। तो यहां पर ये लिखा है कि तेन जानंती, इस विधि से पद के अंतिम अक्षर के ऊपर खड़ी रेखा मिलती है। यह खड़ी रेखा एक स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है, संकेत करती है कि तेन और जानंती ये दोनों पद अलग अलग हैं। पाठ जो वहां लिखा होगा अस्तित्व में वो लिखा होगा ऐसे, तेन, अब क्योंकि नाम की विशेषता है, हर एक जो शब्द है, हर एक अक्षर की निश्चित रेखा होगी, तेल ज्यादा शब्द किसी चार और ये तो ऐसे लिखा होगा तेल जानती। तो अब इसको जो बात पढ़ने वाला कोई व्यक्ति है इसको आसानी से शब्दों का पता चल जाए तो शब्दों को जो है वो लिपिकार या संशोधक थोड़ा शब्दों के ऊपर विच्छेद कर देता है। तो यहाँ अभी लॉक के ऊपर नहीं है, नहीं तो ऐसे होती, ऐसे दो लाइन होती तब तो ना डिलीट हो जाता है ना, ये तो डिलीट, लेकिन यहाँ एक ही लाइन खींची है तो यहाँ डिलीट नहीं समझना है,
इसका मतलब हो गया तीन अलग शब्द है, ज्यादती अलग शब्द है, या विच्छेद कर दिया। ओके, तो पद विच्छेदक चिन्ह इसको कह सकते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले को आसानी से वो पाठ विभक्ति समझ में आ जाए। तो इससे पता चल गया कि दो शब्द हैं, एक तेन और एक जानंती। फिर है ख, क, मूर्धन्य श या ज, और य, अथवा तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। इन अक्षरों में से किसी अक्षर के ऊपर यदि ऐसा W जैसा इस प्रकार का चिन्ह किया गया हो तो वह उचित अक्षर पढ़ने का संकेत करता है। इसको बता देता हूं। जैसे कि मूर्धन्य ष है, तो इसके ऊपर ये दंत जैसा चिन्ह बना हुआ है, तो उचित अक्षर अर्थात इसको मूर्धन्य ष ही पढ़ना है। ओके, यदि डबल जैसा चिन्ह नहीं पढ़ा बना हुआ है तो इस मूर्धन्य ष को कई कई लोग क्या पढ़ते हैं, ख पढ़ते हैं। ख के उच्चारण के लिए ये प्रयोग होता है, जैसे कि ज्योतिष, ज्योतिषी ऐसे शब्द है। इसको कुछ लोग ज्योतिक पढ़ बोलते हैं, या ज्योतिषी, ज्योतिषी, ज्योतिषी को ज्योतिषी बोलते हैं। या फिर जो है वो जो है ऊखा विश्ववेदा लिखा होगा, उषा विश्ववेदा, उषा विश्ववेदा ऐसे लिखा, लेकिन उच्चारण करते समय इसको जो वैदिक में खा ऐसा उच्चारण करते हैं, ऊखा विश्ववेदा। स्वस्ति न इन्द्रो सर्वाः स्वस्ति न ऊखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। तो ऊखा इसका उच्चारण करते हैं। और यदि वो कहें कि अगर जो लिपिकार है उसको सुनना कहना चाहता है कि नहीं, इसको आप खा ना करके ऊषा ही उच्चारण करना है, तो इसके ऊपर ये ऐसे दंतु का चिन्ह बना देगा, तब आपको इसका उच्चारण खा ना करके ऊषा ही करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो क है, क्योंकि कई बार क में भी ये जो है जैसे नक्षत्र नक्षत्र हो जाता है, या जौ, जौ के ऊपर भी लगा हो, कई बार जौ को जो है जौ या ज्यो, जौ ऐसा उच्चारण करते हैं, या फिर ज्ञान, ज्यो, ज्यो जो है उसको ज्ञा ऐसा उच्चारण करते हैं। तो या फिर जो है शौ को, तालव्य शौ को कहीं कहीं वो प्राकृत में जो है तालव्य मूर्धन्य शौ का जगह के स्थान पर दंत्य सौ ही आ जाता है। ऐसे अक्षरों के ऊपर वो जो संशोधक हैं वो ऐसा W जैसा चिन्ह बना देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वो कहते हैं कि नहीं, जैसा ये अक्षर लिखा हुआ है वैसा ही उच्चारण करना है, उसको फिर दूसरा उसका वैकल्पिक उच्चारण नहीं करना है। तो इस तरह का चिन्ह भी लगा हुआ मिलता है। फिर है टिप्पण का पाठ जब बाहर लिखते हैं तब जो है एक डबल बराबर का जैसा चिन्ह लगाते हैं, ऐसा, ऐसा। टिप्पण का मतलब है टिप्पणी, कोई शब्द है जो मूल प्रत में, जैसे ये आप प्रत है, ये अच्छी प्रत है, ठीक है, बीच में ये आपकी जो है ये मध्य फुलिका है, ये माध्यम से है,
ये है ओके। अब ये दिया है जितना आप पाठ लिखना है, तो इस प्रारंभ में यहाँ तो आगे मतलब सूचक चिन्ह दिखा हो ऐसा, और फिर यहाँ से तो पाठ लिख रहा है, ये गया पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन चल रही है। यहाँ पे इन्होंने कोई शब्द लिखा, जैसे कि शब्द लिख दिया मशीन लिख दिया, जैसे मशीन का जो भी शब्द था मशीन, पूरा पाठ चल रहा है। तो अब वो इस शब्द को, आपको थोड़ा कठिन शब्द है तो वो इसका अर्थ आपको बताना चाह रहा है, तो क्या करेगा, ये मशीन के ऊपर में यहाँ पे दो लाइन ऐसे खींचेगा छोटी सी, जो ऐसी ऐसी ही दो लाइन देगा, और इसी के सामने ये जो आपका मार्जिन हिस्सा है, इस मार्जिन हिस्सा में इसी लाइन के सामने ऐसे दो लाइन, ये बराबर की लाइन खींच करके, और मछली का जो अर्थ है वो जैसे स्याही, स्याही ऐसा लिख देगा, फिर दो लाइन खींच देगा, अर्थात इन दो लाइनों के बीच में स्याही ऐसा लिख दिया, फिर दो लाइन खींची। इसका मतलब ये है कि ये अंदर में तो वशी शब्द प्रयोग है, अर्थात अंदर में प्रयुक्त कठिन शब्दों का कहीं मार्जिन हाशिया में अर्थ लिखने के लिए, उसका टिप्पण लिखने के लिए, उसको टिप्पण भी कहते हैं, लिपिकार इस प्रकार के दो लाइन डैश का जैसा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, और फिर अ या आ की संधि दर्शाने वाले स्थान पर अ के एक अवग्रह का चिन्ह और आ के लिए दो अवग्रह का चिन्ह बनाते हैं। अवग्रह चिन्ह का मैंने आपको बता दिया, जब संधि बताएगा तो वहां अवग्रह जो है भी वो लिख करके बता दे। अक्षर त्रुटि होने के कारण खराब हुआ भाग खाली छोड़ दिया जाता है। यदि कोई अक्षर की त्रुटि हो गई है, स्याही से उसको अगर मिटा दिया है, तो वो अक्षर जो खराब हो गया है, वो स्थान जो खराब हो गया है प्रत में, वहां पे अब लिखेंगे तो वो पाठ जो है अक्षर समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको फिर वो खाली छोड़ देते हैं, अथवा उस भाग को थ या अवग्रह इस प्रकार का चिन्ह बनाकर पूरा भर दिया जाता है। ऐसे जैसे यही पद है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, इससे आप लोग देखिए, ये माइनस है और ये प्रब का पाठ चल रहा है, ये आपका जो है मूल मध्य भूमिका है, और ये पाठ चला, इस प्रकार से पाठ चल रहा है, ठीक है, ये पाठ चला, और यहाँ पे कुछ लिखा वो गलत लिख गया, इसलिए उसको हटा दिया उसने, ये नहीं जैसे कैसे हटा दिए, बाद में उसके ये जो स्थान खाली रह रहा था, इस स्थान में वो पाठ पूरा शब्द नहीं लिख पा रहा था, उसको दूसरी या दूसरी लाइन लिखना कर दिए। तो यहाँ क्या है, इसमें ऐसा एस 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 ऐसा ऐसे करके या तो उसे भर देगा, अब अगर ऐसा चिन्ह या फिर कोई ये अलग ये चिन्ह लेकर के इस स्थान को भर देगा, या फिर ऐसा ध ध देखिए ध ध ध ध करके उसको पूरा भर देगा, या फिर थ ऐसे, इसमें दाग ऐसा थ होता है, थ थ थ ऐसे करके उस लाइन को पूरा भर देगा, ठीक है, या फिर ऐसा 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 करके, अच्छा तो खाली नहीं छोड़ता, उससे फायदा ये होता है कि बाद में उस जगह पर कोई कुछ लिख ना पाए, नहीं तो अगर उसने रिक्त स्थान को खाली छोड़ दिया तो कोई दूसरा व्यक्ति बाद में उसमें कुछ एक नया पाठ जोड़ सकता है, जो कि उस ग्रंथ के उद्देश्य को बदल सकता है,
उसमें जो है पाठ भेद उत्पन्न कर सकता है, या फिर कुछ आपत्तिजनक यदि कोई टिप्पणी लिख दिया तो उसके कारण से समाज में कोई जो है विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वो जो प्रतिलेखक हैं वो उस स्थान को फिर जो है कुछ कोई अक्षर बना करके भर देते हैं, जिससे कि बाद में किसी को कुछ लिखने के लिए अवकाश ही ना मिले। ठीक उसी तरह से नहीं पढ़ पाने के कारण हस्तलिखित पुस्तकों की नकल करते समय निम्न प्रकार की अशुद्धियां देखी जाती हैं। उसके अलावा प्रतियों की जब नकल की जाती है, अर्थात जब प्रतिलिपि की जाती है, प्रतिलिपि का मतलब है सेम कॉपी बनाना, दूसरी एक लिपि में जो लिखा हुआ है उसी लिपि में दूसरी कॉपी तैयार करना, ये प्रतिलिपिकरण कहलाता है। तो प्रतिलिपि करते समय हस्तप्रतों में पुस्तकों की नकल करते समय तो एक प्रकार से नकल ही हुई, मतलब नकल करके दूसरी कॉपी तैयार कर रहे हैं। उस समय क्या क्या अशुद्धियां होने के चांस रहते हैं, उसमें बताया कि कतिपय लिपिक शुरू रेखा का प्रारंभ बिंदु से करते हैं, जैसे कि फ और न, इसमें भ और न का स हो जाता है। तो कुछ लोग जो है ना, वो जो लिपिकार हैं उनकी लेखन की शैली होती है कि वो बिंदु से शुरू करते हैं। बिंदु से मतलब जो शुरू रेखा बनाएंगे, अर्थात वो बिंदु जब, देखिए ज्यादातर ऐसा होता है अन्य अक्षर के लिए वो लिपिकार जो है बार बार अपने कलम उस पे सेलेक्ट एक अक्षर लिखेगा, एक अक्षर या दो अक्षर ही लिख पाते, तो कलम को उसने सेलेक्ट डुबोया, कलम को यहाँ रख दो, तो यहाँ पे एक बिंदु जैसा बन गया। तो वो ऐसे बिंदु करके ये, और उसको क लिखना है, ये क लिखना ऐसे, तो यहाँ पे बिंदु होते हैं। फिर उसको म लिखना है तो भी वो ये ए और नु ऐसे। तो बिंदु के कारण क्या होता है कि वो अक्षर जो है होता कुछ और है, उसको कुछ और पढ़ लिया जाता है। जैसे कि अक्षर में एक को है भ, ठीक है, इस प्रकार का भाव होता है, तो इसको 100 अगर वो भ लिखा हुआ है, उस बिंदु के कारण जो है, और लिपि प्रतिलिपि करने वाले को ये समझ में आया तो उसने भ के जगह पर 100 लिख दिया। भगवान था, भगवान पहले प्रति में लिखा हुआ तो न ऐसा, अब उसने भ कर दिया स व व, ये व हो गया, और 9 को वो कलर कर देता है यहाँ, दूसरी को प्रति में बन गया सर्ववान, शब्द बदल गए। ऊपर की प्रति में भगवान लिखा हुआ था और कॉपी करते समय उसने 9 के स्थान पर 100 हो गया, दूसरी 9 के स्थान पर भी 100 हो गया। सिर्फ पहले वाले टाइम तो लेखन शिकायत थी, इसी बिंदी लगा करके लिखना है ना, उसी कारण से पाठ, दूसरी प्रति में पाठ बदल गया, तो ये पाठ भेद हो गया। अब तीसरी मैन्युस्क्रिप्ट यदि इस सागवास से जो कॉपी की गई तो तीसरा भी इसको सग से, ओके, और इससे चौथी इसी सगवास से कॉपी की गई, उसे उसको लगा के तो पाठ बनता नहीं, उसने थोड़ा दिमाग लगा करके उसको स्वर्ग कर दिया, स्वर्गवास। ओके, तो देखिए भगवान से शब्द बन गया चौथी,
यानी कि हो सकता है ये 14वीं 13वीं शताब्दी की मैन्युस्क्रिप्ट है, 14वीं शताब्दी में उसकी कॉपी की गई 100 साल बाद या 50 साल बाद, तो भगवान से सहवास हो गया। फिर तीसरी में भी 50 साल बाद कॉपी कई सहवास रही, और चौथी में 200 साल बाद वो भगवान जो है स्वर्गवास में शब्द बदल गए। तो पाठ भेद हो गया। अब ये जो पाठांतर हुआ, इस पाठांतर को आपको जो समीक्षात्मक संपादन करते समय जब आपके पास 4-5 प्रतियां हैं, तो कल समनी जी ने ये पूछा भी था कैसे मुझे पता चलेगा कि जो है मूल कॉपी आदर्श कॉपी कौन सी है या सबसे प्राचीन कौन सी है। तो अब आपको इन प्रतियों के पाठों को मिलाना है, और उन प्रतियों के आपको जो है इस प्रकार से आप मिलाते हुए सिर्फ पाठांतर को कॉलेक्शन शीट में लिख लीजिए, और फिर आप नीचे से ऊपर की ओर मिलाते चले जाइए। यदि आपका फिर उस जो है पाठ भगवान से शब्द भगवान उवाच, तो पीछे उवाच लिखा हुआ है और शब्द बन गया भगवान की जगह स्वर्गवास, तो स्वर्गवास उवाच ये तो शब्द ही नहीं बनेगा। और जहां प्रत में आपको भगवान मिल जाएगा और उवाच तो है ही, तो भगवान उवाच गीता में ये पाठ है, फिर देखना है किस विषय की है। तो इस प्रकार से आप जो है अशुद्ध पाठ से शुद्ध पाठ की ओर जा सकते हैं, पाठांतर पाठभेद का जो है निर्धारण करके उसको जो है आप ठीक कर सकते हैं अन्य प्रतियों के सहयोग से। ओके। आ की मात्रा का दंड विराम चिन्ह और दंड आ की मात्रा हो जाती है। ध्यान में रखना चाहिए कि दंड हमेशा शिरोरेखा से रहित होता है और आ की मात्रा शिरोरेखा से जुड़ी होती है, जैसे माँ और च आदि। हाँ, ऐसा भी कई बार होता है कि वो क्योंकि तत्वों में जो दंड मतलब फुल स्टॉप, कई बार वो फुल स्टॉप तो उनकी मात्रा में बदल जाता है, फुल स्टॉप में पूर्ण विराम में बदल जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए जैसे कि शब्द है, जैसे शब्द लंका, लंका, ओके, ऐसे देखिए आखिरी मात्रा जो है कैसे लगी है, ऐसे। और ऐसे नहीं ये का में शुद्ध रेखा और आ की मात्रा ऐसा, आजकल हम लंका लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे, अर्थात अब के आगे भी निकली हुई है तो अब के आगे भी निकली हुई है, लेकिन पांडुलिपियों में तो ऐसे होगी, जहां तक अक्षर है वहीं तक ऐसे लिखा होगा लंका, लंग, और ये शिव लिखा गया, ये आखिरी, ओके। यहां से निकली हुई ये, तब तो ये आखिरी मात्रा है। और यदि लंग को खाली लंग लिखना था अकलंग, तो तो और तो ये हुआ अकलंग, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ फुल स्टॉप जो है शिरोरेखा के साथ जुड़ा हुआ नहीं, और आपकी मात्रा शिरोरेखा के साथ जुड़ी हुई है, तो फुल स्टॉप में और पूर्ण विराम में शिरोरेखा में सिर्फ इतना ही अंतर हो, आकी मात्रा में सिर्फ इतना ही अंतर होगा कि यदि भी ये पूर्ण विराम शिरोरेखा के साथ ऐसे जुड़ा है, तब तो ये हो गया अति मात्रा, और यदि ये शिरोरेखा से अलग है तो ये हो गया पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम आपको कई बार
ज्यादातर जो है वो स्टैंडिंग लाइन का मिलता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो आ की मात्रा बाद वाले अक्षर की पड़ी मात्रा पूर्व में आने वाले ए की मात्रा बन जाती है और पड़ी मात्रा वाले अक्षर की आ की मात्रा बन जाती है। जैसे कि राम, राम का रमे, राम अथवा रमे राम का राम, ध्यान में रखना चाहिए आ की मात्रा का निचला सिरा सीधा हो। हाँ, कई बार ये होता है कि यदि जो है शिरोरेखा यदि अग्र मात्रा की प्रत है तो वहां जो है देखिए तो ऐसे लिखा होगा राम, ये तो राम है, और रमे कैसे लिखा होगा? र, ये र, और ये रमे। ओके, तो यानी कि एक ही मात्रा है शिरोरेखा के साथ जुड़ी हुई है और एक ही मात्रा से जुड़ी हुई है, है तो राम के साथ जुड़ी हुई है, एक मात्रा है तो ऐसे में एक के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें विद्वता का ना यहाँ जैसे रवि क्या है नाम करते हैं आगे तस्वीर इसको, तो नाम तो आपका पाठ वेद हो गया। इस प्रकार से भी पाठ बदलते हैं। सिरा, तो इसका आ की मात्रा का सिरा सीधा होता है और ए की मात्रा नीचे से थोड़ी राइट साइड में मुड़ी हुई होती है। पड़ी मात्रा पूर्व में आने वाली ए की मात्रा का निचला सिरा अक्षर की ओर मुड़ा हुआ होता है। तो ए की मात्रा होगी तो वो राइट साइड में अक्षर के ओर मुड़ी हुई होगी। ह्रस्व विकार की दो मात्रा एवं दो मात्राओं के स्थान पर ह्रस्व विकार भी हो जाता है। तो ह्रस्व विकार की दो मात्रा, छोटी ई की जो है मात्रा ये दो हो जाती है एवं दो मात्राओं के स्थान पर ह्रस्व विकार भी हो जाता है। जैसे कि मी का मैं हो जाता है और मैं का मी हो जाता है। कैसे? जैसे लिखना है मेरा, तो एक की मात्रा मेरे, ठीक है, राम और देश, एक की मात्रा दे, और ये शब्द देश, म, म, हम, की मात्रा नहीं। इस प्रकार से अस्तर को लिखा होगा। अब यहाँ यदि अगर मात्रा का उस केंद्र का बोध नहीं या बोध भी है लेकिन जल्दी में क्या किए तो मी का मीरा, ठीक है, देश 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 और म, और हमें तो मात्रा है म, चलो ऐसे महले, महले ये ऐसा भी हो सकता है। तो उसको यहाँ से कॉपी करते समय यदि अग्रमात्रा पृष्ठ मात्राओं को ठीक से ध्यान नहीं दिया तो इस तरह की गलतियां इस प्रश्न में हो सकती है। ठीक है, कितने ही लिपिक दीर्घ इकार के चिन्ह को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि आ की मात्रा का भ्रम हो जाता है। जैसे कि मी का माँ का, हाँ कई बार ऐसा होता है कि वो छोटी सी बड़ी की मात्रा छोटी सी लगाते हैं। जैसे उसको मी लिखना है, क्या करेगा ये लिखा, और इसमें ई की मात्रा एस, इससे भी छोटी
ई की मात्रा, या फिर मो, ऐसा ऐसा ई की, बहुत पीछे से बहुत छोटी सी लगाई हुई है। तो यहाँ हमको जो है आ की मात्रा है या ई की मात्रा है, इस तरह का भ्रम हो जाता है, और इस कारण से वो पाठ जो है बदल जाता है। बड़ी मात्रा का ह्रस्व इकार और ह्रस्व इकार की बड़ी मात्रा बन जाती है, जैसे कि वे का वी का वे, ये मैंने आपको बता दिया। बड़ी मात्रा, ये जैसे वी वी लिखना था, जैसे वे उसने लिखा, और के आगे वे, और उससे हो गया, इसको ई की मदद से ले लिया, ऐसा वी। तो ऐसा भी पाठ, इस कारण से भी पाठ बदलता है। और कितने ही लिपिक अक्षर का दंड नीचे से पतला मुड़ा हुआ बनाते हैं, जैसे कि क च म। इनकी नकल करते समय ये अक्षर हलंत से युक्त क च म का भ्रम उत्पन्न करते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि हलंत हमेशा अक्षर से अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि लिपिक जो है वो अक्षरों को हलंत्यम यानी कि पूंछ लगा करके लिखते हैं। पूंछ लगा करके लिखने की परंपरा जो है हमें कुछ लिपिकों की देखने को मिलती है। तो ओसियस ब्रेकिंग, ओसियस ब्रेकिंग क्या है? किसी ने मैसेज दिया ना, समनी। अच्छा, समनी जी जुड़ गए क्या? समनी शशि प्रज्ञा जी। सर पहले पहले ब्रेक हो रही थी, अभी ठीक आ रही अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आ रही है सर, अब आ रही है, बीच में ब्रेक हुई थी, अब आ रही जी जी जी, ठीक। ऐसे में आप मुझे यानी कि माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। ये तो अचानक मैंने मैसेज देख लिया, कई बार ऐसा होता है कि मैसेज नहीं देख पाता हूँ पढ़ाते समय। तो जहां भी कहीं व्यवधान आपको लगे तो मुझे आप तुरंत जो है पढ़ाते समय ही बता दीजिए कि आवाज नहीं आ रही है। कई बार अक्षरों को जो है ना हलंत्यम वो पूंछ लगा करके लिखने की परंपरा हमको मिलती है प्रतियों में। जैसे कि क लिखेगा, क म, ऐसे म, ल। तो हर एक अक्षर के नीचे थोड़ी पूंछ जैसी लगाइए। इसके कारण यदि लिपिका इस परंपरा को क्या करते हैं, उसको हलंत्यम कर देंगे। लेकिन हालांकि जो है जब एस एस यानी कि सूर्य जो अक्षर की जो स्टैंडिंग लाइन है उससे जुड़ा हुआ नहीं हुआ, ऐसा हलंत का चिन्ह आपको अगर लिपिकार ने, प्रतिलिपिकार ने, जो मूल राइटर है उसने हलंत्यम किसी अक्षर को लिखा होगा तो ऐसे लगा, ये चिन्ह लगाया। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर वो पूंछ लगा करके अक्षर लिखने की परंपरा है, वो वो लिपि का एक प्रकार है। तो उसका अगर हमें बोध नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पाठ को जो है गलत कर देंगे। फिर क्या है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि हलंत हमेशा अक्षर के नीचे में होगा और थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखा होगा। अ के स्थान पर कभी कभी अवग्रह भी प्रयोग होता है, ठीक है। ये तो जो है नियम है, अ के स्थान पर अवग्रह प्रयोग हो सकता है, लेकिन वो अवग्रह जो है कैसा होगा? प्राचीन जो स्क्रिप्ट है उसमें अवग्रह ऐसा होगा। हमने यहाँ देखा था कि शायद उस समय सुमनी जी नहीं थे, मैं फिर से बता देता हूँ। अवग्रह जो है, यदि ये उल्टा तीर ऐसा लिखा हुआ है तो ये अवग्रह है। ऐसा चंगा एस जैसा,
जैसे कि उसको लिखना कॉपी, तो क ये की मात्रा होगी, पीछे आगे मात्रा को, और ये अवग्रह और पी। ओके, ये हो गया कॉपी। यदि ऐसे लिखना है तो अवग्रह, और यदि ये चिन्ह इसके साथ त्रो के साथ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या होगा बताइए? तब ये हो जाएगा डबल लॉ। ठीक है, तब ये डबल लॉ है। और यदि ये चिन्ह भाव के साथ लिखा हुआ है, ये भाव इसके साथ ऐसे लिखा होता है, तब ये बन जाता है श्रम। उसको सुना पढ़ते हैं, जैसे कि कृष्ण लिखना है, तो ऐसे लिखा होगा, क आधा हो जाएगा क्रो और सुना, अर्थात भाव बना करके इसके साथ ये अवग्रह जुड़ेगी, तो ये हो गया आपका कृष्ण। ठीक है, तो ये तीन जो है, ये अवग्रह ये वाला चिन्ह तीन अक्षरों के साथ अलग अलग उच्चारण देता है। और रोयो के स्थान पर इस प्रकार का प्रयोग भी मिलता है। हाँ, यो के ऊपर जो है रेफ लगाने के बजाय ऐसा है, तो उसके स्थान पर उन्होंने इस किताब में लिखा, जैसे इस किताब में याद होगी, सही में मिलेगा ऐसा, जैसे कार लिखना है, ये वाला कार जो है ऐसे लिखा हुआ, क आकी मात्रा का, और ये और ये हो गया आपका कार्य, ऐसे हो। ठीक है, और क्यों, जैसे कि क्यों अगर लिखा होगा तो क्या ऐसे होगा, तो इसमें तो ठीक है, जैसे त्याग लिखना है, त्याग, तो वो त्याग ऐसे लिखा होगा, ये भी थोड़ा ऐसे इस प्रकार का होता है, इस य की मुद्रा, और ये तो त्याग, ये तो इस प्रकार से लिखा होगा। ओके, ये दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड दिखाई दे रहा है, और थोड़ा नजदीक कर देता हूँ। अक्षर के ऊपर दो रेफ का चिन्ह आ की मात्रा का चिन्ह है, जैसे कि काम पर, परंतु इसका रेफ पढ़ने की गलती हो जाती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आ की मात्रा लगाने के लिए वो जो लिपिकार हैं वो जो है डबल रेफ जैसा चिन्ह का प्रयोग करता है, डबल रेफ जैसा ऐसा अक्षर के ऊपर, जैसे कि उसको लिखना है ऐसा ऐसा लिखना था। हुआ क्या कि जल्दी में उसने क्या किया, क लिखा और मुंह लिख लिया। अब आगे मात्रा लगाने के लिए स्पेस ही नहीं बचा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल रेफ जैसा एक चिन्ह लगेगा, इसके ऊपर ऐसा चिन्ह बनाएंगे। ओके, अर्थात ये अगर डबल रेफ जैसा लग रहे हैं तो ये आपकी मात्रा होगी, इसको कार्य ऐसा, ठीक है। कई बार और के ऊपर भी, जैसे कि लिख दिया, अब आपकी मात्रा स्पेस नहीं है, तो इसके ऊपर हम ऐसा देख लेंगे,
तो अब इसको पढ़ना है तो काम है। अब लिप्यंतर करते समय यदि वो लिपिकार को प्रतिलिपिकार को यदि पता नहीं है तो वो जो है इसको जो है रेफ करके रेफ आ की मात्रा ना समझ करके रेफ समझ देगा तो वो पाठ वहां से बदल जाए। दीर्घ इकार जब रेप के साथ आता है तब इस प्रकार लिखा जाता है और इसको भी मी पढ़ने की गलती हो जाती है। हाँ, कई बार इससे होता है कि बड़ी की मात्रा में कोई अक्षर रेप बड़ी की मात्रा है, जैसे कि गर्मी, ऐसा गर्मी, तो वो क्या है ऐसे लिखते हैं ग और ये मो, नो के ऊपर रेप और रेप साथ ही एक ही मात्रा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यदि प्रतिलिपि करने वाले को दूसरी कॉपी जो बना रहा है उसको पता नहीं है इस नियम का, तो वो क्या करें, इसको गमी कर दे, रेप का लोप हो गया तो पाठ आपका बदल गया, गर्मी की जगह गमी हुई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त सभी भूलों का निराकरण प्रति के उद्देश्य से हो सकता है, प्रति के उद्देश्य से हो सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि उपरोक्त सभी भूलों का निराकरण प्रति के उद्देश्य से हो सकता है। तो प्रति का जो उद्देश्य है, जो उसमें अंत में जो कलश लिखा हुआ है वहां से भी इन भूलों का निराकरण हो सकता है। उद्देश्य का पता हमें प्रति के प्रथम पत्र के प्रथम पृष्ठ पर लिखा मिलता है। तो उद्देश्य का पता हमें प्रति के प्रथम पत्र के प्रथम पृष्ठ पर, प्रथम पत्र के प्रथम पृष्ठ पर भी जो है वो उद्देश्य लिखता है, लिख देता है कई बार जो है मंगल पद्य के रूप में, या फिर सरस्वती नमः, या फिर महावीराय नमः, या फिर जो है सर्वज्ञाय नमः, ऐसा लिखा है। या फिर ग्रंथ लेखन का उद्देश्य पूरा स्पष्ट भी लिख सकता है कि इस उद्देश्य से लिख रहा हूं, या तो प्रति के आदि में मिलेगा या फिर अंत में मिलेगा। प्रति के प्रथम पत्र के प्रथम पृष्ठ पर लिखा मिलता है, या प्रति के अंत में पुस्तिका के अंत में अंतिम पत्र पर लिखा हुआ होता है। अंतिम पत्र पर वो लिखता है कि किस उद्देश्य से, पठनार्थम या फिर निर्जरार्थम, किस लिए किस उद्देश्य से ये उसने लिखा है। या यदि गुटकों पोथियों में कुछ रचनाएं एक हस्तलेख में हो और कुछ भिन्न में हो तो प्राय एक प्रकार के हस्तलेख के अंत में प्राय एक प्रकार के हस्तलेख के अंत में मिलता है। यदि दो प्रकार के हस्तलेख हैं, एक लैया ने आधा लिखा, दूसरे ने आधा लिखा, तो पहले ने जहां आधा लिखना छोड़ा वहां पे वो उद्देश्य लिख सकता है अपना, फिर दूसरे ने जहां से शुरू किया वहां पे भी लिखा हुआ हो सकता है, या उसके अंत में जाकर के उसका उद्देश्य लिखा हो सकता है। अतः अध्येता को गुटका या पोथी के मध्य अंश को देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है कि उद्देश्य लिखा तो प्रारंभ के पन्ने पर है किंतु समाप्ति पुस्तिका के अंत में की गई। प्रारंभ के पन्ने पर कुछ थोड़ा सा लिखा लेकिन उसको समाप्त किया गया अंतिम पन्ने पर, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए यदि उस प्रत में गुटका लिखा हुआ है या जो है टिप्पण लिखी हुई है तो उसको भी हमें ध्यान से देखना है। उस टिप्पण से भी कई बार हमारे पाठ शुद्ध हो जाते हैं और हमें परंपराओं का भी पता चल जाता है, ग्रंथकार का उद्देश्य भी पता चल जाता है, या फिर लिपिकार का उद्देश्य भी पता चल जाता है। अब है कि उद्देश्य क्यों लिखा जाता है, उद्देश्य लिखने का रीजन क्या है। अभी तक हमने जो पढ़ा, कोई प्रश्न है आप लोगों का? सर क्लियर नहीं सर। अच्छा जी, तो हम आगे का जो 9वां पॉइंट है उस पर चलते हैं। उसमें लिखा है कि उद्देश्य क्यों लिखा जाता। कहा कि निरुद्देश्य कोई प्रति नहीं लिखी जाती।
भाई कोई भी प्रतिलेखन का, कुछ भी काम करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अनुद्देश्य निरुद्देश्य तो बिना उद्देश्य के कुछ जो है नहीं लिखते हैं। मंदोपि निरुद्देश्यम मंदोपि ना प्रवर्तते, बिना उद्देश्य के तो कोई भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतः देखना यह है कि उद्देश्य में क्या लिखा रहता है, या प्रतिलिपिकार उद्देश्य क्यों लिखता है। इसमें जानबूझकर या सचेष्ट की गई विकृतियों का पता लगाया जा सकता है। अब इससे हमें उद्देश्य से जो है प्रति में की गई कुछ यदि कोई विकृति हो गई है तो उसका भी पता चल जाता है, वो जानबूझ करके उसने की है या अनजाने में उससे गलतियां हो गई है, इसका भी पता, विकृतियों का भी पता लग जाता है। पाठांतरों, विकृति अर्थात पाठांतर। उद्देश्य निम्न कारणों से लिखा जाता है, तो वो कह रहे हैं कि उद्देश्य लिखने के निम्न कारण होते हैं। एक है कि लिपिकर्ता किसका शिष्य है, वो लिपिकर्ता वहां उद्देश्य में बताता है कि मेरे जो है हीर, जैसे हीर विजय गुरु हीर लो, वीर विजय गुण गाय। तो हीर विजय जी का जो है बड़ा ही प्रिय शिष्य हैं वीर विजय, तो उन्होंने अपने गुरु का नाम उल्लेख कर दिया। तो लिपिकर्ता किसका शिष्य है, वो अपनी गुरु परंपरा लिखने के लिए भी उद्देश्य करता है, लिखता है। हम लोग भी अभी कोई ग्रंथ लिखते हैं तो वहां पे जो है उसके भूमिका में हम हमारे माता पिता का या हमारे सहयोगियों का नाम उल्लेख करते हैं। लिपिकर्ता ने किस गांव या घर या निवास स्थान पर प्रति लिखी है, वो भी उसमें लिखा आ जाता है, जिससे कि वो स्थान और वो समय अमर हो जाए। इस प्रति में जब उसका नाम आ गया तो वो अमर हो गया, हजारों वर्ष तक जब तक वो कृति रहेगी तब तक जो है वो नाम उल्लेख वहां होता रहेगा। तो लिपिकर्ता ने किस गांव या घर या निवास स्थान पर वो प्रति लिखी है, उसका भी वहां उल्लेख हो जाता है। जैसे आपने कल देखा कि बाद पातशाह, तो एक प्रति थी ना जिसमें बादशाह के जो है शाह शब्द शाह बादशाह को कह सकते शाह जीवित जीवित शाह कुछ ऐसा था ना जी। चिरायु हाँ, चिरायुर्भवेत शाह कुछ ऐसा। जी सर। तो वहां पे वहां लिख दिया, वो उद्देश्य हो गया कि वो जो है इसको लिखने से, इस प्रति के लेखन के आशीर्वाद से, इस ग्रंथ के लेखन के परिणाम स्वरूप जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य के परिणाम स्वरूप वो बादशाह की उम्र बढ़ जाए, वो चिरायु हो जाए, वो जो है शतम जीवे, 100 वर्ष तक जिए। तो इसी प्रकार से जो है लिपिकर्ता अपने निवास स्थान, अपने गांव या अपने गुरु का नाम उल्लेख करता है। लिपिकर्ता ने किस डेरे या संथारी या देश क्षेत्र विशेष में प्रति लिखी है, वो भी वहां उल्लेख होगा कि किस स्थान में, किस संथारे का है, किस डेरे का है, किस गच्छ का है। जैसे कि उस दिन आया खड़तर गच्छ का उल्लेख आया, ओसवाल वंश का उल्लेख आया, तो वो चीजें इससे पता चल जाता है कि भाई 16वीं शताब्दी में जब वो ओसवाल वंश की बात कर रहा है तो 16वीं शताब्दी में ओसवाल वंश था। इतने तक ऐतिहासिक जो है आपको उसकी पुष्टि हो गई। लिपिकर्ता ने किस समय में या मात्रा में या मंदिर में, किस समय में या यात्रा में या मंदिर में या किसी सानिध्य में या किसी अवसर, अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी, दशहरा आदि पर यह प्रत लिखी है, वो उसने कब इस प्रत का लेखन किया है, तो उस पर्व का भी वहां जो है नाम उल्लेख वो कर देता है, उस अवसर का, जिससे क्या होता है कि वो जो है चीजें चिरस्थायी हो जाती है। जैसे अक्षय तृतीया, गणेश चतुर्थी या दशहरा के अवसर पर, उसने दशहरा के दिन उसका ग्रंथ लेकिन पूरा हुआ तो कर देगा दशहरा पर्वणि ग्रंथ रत्नो एवं संपन्न, दशहरा के शुभ अवसर पर यह ग्रंथ पूरा हुआ। और लिपिकर्ता ने किसके आदेश या कहने या प्रार्थना करने पर प्रति लिखी है, इसका भी उल्लेख वो लिपिकार वहां करता है, क्योंकि जिसने लिखवाया है वो उसको पैसा देगा।
तो स्वाभाविक है उसका भी नाम उल्लेख वो कर देगा। किसके आदेश से वो लिखा है, किसी राजा के आदेश से, किसी साधु भगवंत के आदेश से, या फिर किसी ग्रस्त के कहने से। ग्रस्त ने कहा कि भाई ये जो है किसी के निर्जरा के लिए, उनके घर में कोई बीमार था, उनको साधु भगवंत ने कहा कि तुम ये अच्छा ग्रंथ है, इसकी 4 प्रतियां कॉपियां तैयार करा दो, तो शायद उसके परिणाम स्वरूप ये स्वस्थ हो जाएगा। तो उन्होंने उस उद्देश्य से उसकी कॉपियां बनवाई, तो वो उद्देश्य भी लिपिकार ने वहां लिख दिया। निर्जरार्थम, स्वपठनार्थम, या फिर जो है बाई हीनाबाई पठनार्थम, कोई हीनाबाई हैं उनके पढ़ने के लिए ये प्रति लिखी गई। ऐसा भी मुझे एक जगह उल्लेख मिला, बाई हीनाबाई पठनार्थम, हीनाबाई के पढ़ने के लिए ये लिखी गई। लिपिकर्ता ने किसके लिए या किसे भेंट करने के लिए या पाठ करने के लिए या पढ़ने के लिए या संग्रह के लिए या सुनने के लिए इस कृति को तैयार किया है, ये भी वहां उल्लेख मिलता है। लिपिकर्ता वह लिख देता है। लिपिकर्ता ने स्वपठनार्थ या संग्रह के लिए, यदि स्वपठनार्थ लिखा है तो लिख देगा कि स्वप्रमोदाय स्वपठनार्थम लिख्यते मया ग्रंथ रत्नम, मैं इस ग्रंथ रत्न की रचना अपने अपने पढ़ने के लिए कर रहा हूं। लिपिकर्ता ने किस जर्जर या नष्ट प्राय प्रति के बदले में लिखा, कई बार किस प्रति से लिखा गया है उसका भी उल्लेख मिल जाता है। और ऐसा उल्लेख मिल जाने पर अब हमारा उद्देश्य सीधा ये हो जाता है कि जिस प्रति पर से उसने लिखा है, जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है, उस प्रति को ढूंढना। तो वो उस भंडार का नाम उल्लेख कर सकता है, कह सकता है कि भाई वो बाकी प्रत जो है बड़ी जर्जर हो गई थी और उस प्रत नष्ट हो प्राय हो रही थी, इसलिए मैंने उस पैसे इसको एक दूसरी कॉपी तैयार कर दिया। तो हमें उसकी मदर कॉपी का भी उल्लेख वहां मिल जाने से हमें थोड़ा संकेत मिल जाता है, तो हम उस ग्रंथ की जो जिस पे से लिखा गया है उस मदर प्रति को भी हम जो है ढूंढ सकते हैं। लिपिकर्ता किस प्रकार के गुरु के शिष्य थे, पिता, दीक्षा गुरु या संप्रदाय गुरु। वो गुरु जो है कई बार ऐसा होता है दादा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, या फिर पिताजी जो है पहले पिताजी सन्यास लिए, फिर उन्हीं के जो है पिताजी के मार्गदर्शन में उनके पुत्र ने भी सन्यास ले लिया, तो पिता गुरु हो गए। तो पिता से या दीक्षा गुरु या संप्रदाय गुरु किस तरह के वो शिष्य हैं उसके, तो अपने गुरु का उस तरह का वो संबंध का भी उल्लेख करता है। एक उदाहरण द्वारा इन कारणों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है। तो एक उदाहरण दिया गया कि लालदासी संप्रदाय के की वाणी अर्थात मूल वाणी संपादक डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा एवं डॉक्टर राकेश शर्मा कुमार शर्मा की पुस्तिका में लिपिकर्ता ने अपना उद्देश्य इस प्रकार प्रस्तुत किया। किस प्रकार से, इति श्री लालदास जी का नुक्ता साखी भजन संपूर्ण समापितौ पोथी लिखतम रूप राम विरामण अलवर गढ़ मध्य राजाधिराज राव बस्तावर सिंह मिति चैत बदी 12 शुक्रवार संवत 1861 पोथी लिखतम रूप राम पठनार्थम रूप राम जी बेटो चोखा विरामण को। इस प्रकार किसी भी प्रति के पाठ संपादन के समय उपयुक्त प्रकार से उद्देश्य जानना आवश्यक है, जिससे प्रति की तुलनात्मक विश्वसनीयता का पता लग सके। तो वहां पे अगर उद्देश्य ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि इति श्री लालदास जी का नुक्ता, लालदास जी के जो है नुक्ता के समय साखी भजन, वहां कोई भजन वजन जो है या साखी लिखा गया संपूर्ण, ये साखी या ये भजन संपन्न हुआ। तो इति श्री लालदास जी नुक्ता साखी संपन्न, ऐसा। हेलो, हाँ प्रणाम।
हेलो। तो इति श्री लाल दास जी का नुक्ता, नुक्ता मतलब जो नुक्ता होता है, नुक्ता शायद जो है ये एक तो कोई मर जाता है तो नुक्ता किया जाता है 12वां 13वां, शायद उसके मतलब उसके अभिप्राय में होगा। साखी भजन संपूर्ण, किस दिन, उस दिन लालदास जी का नुक्ता था जिस दिन ये साखी, ये भजन जो उन्होंने लिखा वो लेखन का कार्य संपूर्ण हुआ। समापित, पोथी लिखितम, ये पोथी संपन्न का लिखना संपन्न हुआ। लिखितम रूप राम ब्राह्मण अलवरगढ़, और लिखने वाला जो है रूप राम है। ब्राह्मण अलवरगढ़ मध्य, अलवरगढ़ के बीच में राजाधि राज्य राव बस्तावर सिंह मिति, तो उस समय राजा थे बस्तावर सिंह। उसके समय मिति तिथि चैत बदी, चैत अर्थात चैत्र का महीना, बदी माने कृष्ण पक्ष, 12 अर्थात द्वादश 12 तिथि, और शुक्रवार, शुक्रवार अर्थात शुक्रवार, संवत 1861। पोथी लिखितम, पोथी हमने देखा कि प्रत को पोथी भी कहते हैं, तो कहा कि ये पोथी लिखी रूप राम पठनार्थम, किस उद्देश्य से लिखी? रूप राम के पढ़ने के उद्देश्य से। रूप राम जी बेटों चोसा ब्राह्मण को, चोखा, ये अब ये कि देखिए जो श है इसको कई बार मूर्धन्य वो ख भी पढ़ते हैं, तो चोखा भी होगा चोसा भी होगा। अब इसको चोषा होता तो श के ऊपर वो जो है डब्लू जैसा लिखा होता, इसलिए इसको चोषा ना पढ़ के चोखा पढ़ेंगे। देखिए अगर चोखा बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, चे की मात्रा चे, चो और नलिश, ओके, आ की मात्रा, ओके। तो यदि चोषा ऐसा हो, तो इसको हम पढ़ेंगे चोखा, इसको हम पढ़ेंगे खा, ठीक है। और यदि इसके ऊपर डब्ल्यू या सच में लगा हो तो इसको पढ़ेंगे दलिश, तब इसको चोसा पढ़ेंगे। और यदि डब्ल्यू नहीं लगा है तो चोखा पढ़ेंगे, मूर्धन्य श को प पढ़ा जाए, ठीक है। इस प्रकार किसी भी प्रति के पाठ संपादन के समय उपर्युक्त प्रकार से उद्देश्य जानना आवश्यक है, जिससे प्रति की तुलनात्मक विश्वसनीयता का पता लग सकता है। उसके उद्देश्य अर्थात जो कलश है, जो हुंडी है, उसको जानने से हमको प्रति की जो है विश्वसनीयता स्पष्ट हो जाएगी, और हमें उसके अंदर के पाठों का या उस समय की जो परिस्थितियां हैं, जो या फिर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो सारी चीजें हमको वहां से जानने को मिल जाएंगी, ठीक है। कोई प्रश्न है अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके संबंध में? सर क्लियर हो गया। ओके। और भी आगे पढ़ना है या आज इतना ही रखना है? मतलब कहें। तो आज इतना ही रखें। ओके। ठीक है, आज इतना रखते हैं, कल फिर जुड़ेंगे हम लोग। और यदि कोई प्रश्न है, कहीं कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा समझ में आया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। आप सभी सर का खूब खूब आभार, धन्यवाद जी। सर मैं ये कह रही थी कि कुछ इंडिया में जैसे भंडार हैं, हम्म। तो उनके बारे में जैसे 1-2 पेज की जानकारी किसी बुक में हमें मिल सकती है क्या? भारत के प्रमुख ग्रंथ जैसे भंडार। इंडिया में जितने भी भंडार।
जी सर, उनके बारे में 1-2 पेज की जानकारियाँ, मतलब हर भंडार के बारे में। ठीक है, मैं किसी उपलब्ध बुक कराता में हूँ। ऐसे अवेलेबल है क्या? बुक में ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं देखता हूँ, कुछ मिल सकता है तो आप लोगों को अवश्य उपलब्ध कराऊंगा, नहीं तो कम से कम 20-25 भंडारों के विषय में तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बता ही दूंगा। जो प्रमुख भंडार हैं उनकी लिस्ट में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। जी। ओके, थैंक यू। तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ। सर, पहले रिकॉर्डिंग एंड बंद। हाँ सी क्या मैं मीटिंग एंड कर सकता हूँ? जी सर, आप ही कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग को पहले बंद कर देना।